सबसे पहले बात करेंगे अरावली पे आए एक गुड न्यूज की। अरावली मामले में आज बड़ा अपडेट आया है। अरावली की नई परिभाषा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। जी हां, कोर्ट ने इस मामले में हाई लेवल कमेटी का गठन करके नई परिभाषा तय करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने सरकार से 21 जनवरी तक जवाब मांगा है। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। तो वहीं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी बनाने के आदेश का भी स्वागत करते हैं। ज्यादा डिटेल्स लेते हैं संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, बताइए क्या है पूरी अपडेट? 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में अपना आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को एक नई परिभाषा दे दी थी और इस परिभाषा में कहा गया था कि जो 100 मीटर से जो नीचे पहाड़ियां हैं उनको अरावली नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का काफ़ी विरोध हुआ था। जनता ने इसका काफ़ी विरोध किया, कहा कि इससे अरावली में खनन और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलेगा। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी याचिका को खुद से सुओ मोटो लिया था और उस पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 नवंबर वाले आदेश के ऊपर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक एक नई कमेटी नहीं बन जाती है तब तक पुराने आदेश के ऊपर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नई कमेटी बनाने का भी सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कमेटी के अंदर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो शामिल होंगे। वो उस पूरे मामले में हमको नए सुझाव देंगे और उसके बाद ही हम इस डेफिनेशन को नए सिरे से परिभाषित करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और अब 21 जनवरी को इस मामले की दोबारा से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। तब तक अरावली में खनन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जी असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि इससे अरावली को बचने में मदद मिलेगी। मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने पिछले फैसले को स्टे कर दिया है। जो महत्व मिला इस अरावली को लेकर के पूरी देश की और पूरे प्रदेशों की आम जनता के अंदर जो आक्रोश पैदा हुआ, लोग सड़कों पे आए, प्रदर्शन किए, एक मैसेज दिया कि इस फैसले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के लिए भी और वर्तमान स्थिति के लिए भी उचित नहीं है। और आज हम आवाज अड्डा में भी अरावली पर ही चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम आदेश से बचेगी अरावली? जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट से आज एक और बड़ी खबर आई है। उन्नाव रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई पर रोक लगा दी है। जी हां, सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट के फैसले पर विचार करना जरूरी। इस पर ज्यादा डिटेल्स देते हैं असीम मनचंदा से। असीम, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि उन्हें पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 15 लाख के मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए थे। इसको लेकर के पूरे देश में विरोध देखने को मिला। सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उनकी बेल को खारिज करने की मांग की। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश में कुछ खामियां हैं। जबकि पुलिस अधिकारी और पटवारी को सरकारी अधिकारी माना जा सकता है, लेकिन एक एमएलए को लेकर के ऐसा नहीं कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर हमें विचार करना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें बेल मिल गई होती और जेल से बाहर हो गए होते तो हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी उनकी रिहाई नहीं हुई है। तो ऐसे में हम ये आदेश देते हैं कि उनकी रिहाई को फिलहाल ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। 4 हफ्ते के अंदर उनको जवाब देना होगा और जनवरी के अंत में इस मामले की पूरी सुनवाई दोबारा से सुप्रीम कोर्ट करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। इन सौदों के जरिए सेना, नौसेना और वायुसेना को आधुनिक रक्षा उपकरण मिलेंगे। इस पर ज्यादा डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, क्या क्या शामिल है इस रक्षा सौदे में? देखिए, इस रक्षा सौदे में तो बहुत सारे प्रस्ताव थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे वो आपको इंडियन नेवी,
आर्मी और एयरफोर्स तीनों के लिए अलग अलग इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। इसकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को मंजूरी दी गई, तकनीकी भाषा में कहें तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि 79,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। इस प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल गई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में, जिसकी अगुवाई अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो था इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए एक एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल खरीदे जाएंगे। अब एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल ऐसी होती है कि वो ऐसी जगह पे जाके हमला करता है जहां पे आप नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, और उसका रेंज कम से कम 160 किलोमीटर होता है। 160 किलोमीटर टारगेट को अचीव कर सकता है। तो ये मिसाइल खरीदे जाएंगे। खासतौर से भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसको बनाती है और कुछ कल पुर्जे उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बनाती है। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक कह सकते हैं अच्छी खबर, और इन दोनों कंपनियों के लिहाज से आप देख सकते हैं ये रिलेवेंट खबर होगी। दूसरा, तेजस एयरक्राफ्ट के लिए फुल मिशन सिमुलेटर खरीदे जाएंगे। स्पाइस 100,000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट्स खरीदे जाएंगे। इन सब के अलावा आर्मी के लिए T-90 टैंक्स जो होते हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा। दरअसल ये तो रशिया से बना हुआ टैंक्स होता है, लेकिन यहाँ पे इसका कोर प्रोडक्शन करती है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, लेकिन BML, BEL ये सारी कंपनियां अपग्रेडेशन में अपना योगदान करती है। तो ये टैंक जो है T-90 टैंक, इसको अपग्रेड किया जाएगा। MI-17 हेलीकॉप्टर को भी अपग्रेड किया जाएगा। इसमें HAL की भूमिका काफ़ी ज़्यादा होती है, और इस तरह के कई सारे इक्विपमेंट जो है वो खरीदे हैं। कोशिश इस बात की होगी कि भारत में बने हुए प्रोडक्ट जो है, इक्विपमेंट है, उस पर जोर दिया जाए, इंपोर्ट पर निर्भरता कम किए जाए। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, लगातार रिकॉर्ड हाई बना रही चांदी ने आज भी रिकॉर्ड हाई बनाया है। चांदी आज 2,54,000 प्रति किलो तक पहुंची और फिर दाम 20,000 प्रति किलो तक गिर गए। इतनी भारी उठापटक के पीछे क्या रहा है कारण, बता रही है मनीषा गुप्ता। अगर चांदी की बात की जाए तो जिस तरह की तेजी यहां पर चांदी ने दिखाई है, ये बाकी एसेट क्लासेस के मुकाबले तो बहुत ज्यादा है ही, लेकिन चांदी ने अपने लाइफ टाइम में दूसरी बार एक साल में इतना बड़ा यहां पर आपको रिटर्न दिया है। तो हम ऑलमोस्ट 160-165% की तेजी के साथ इस साल में कारोबार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर पिछले 48 आवर्स या पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस की यहां पर बात की जाए तो चांदी में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हमने यहां पर आते हुए देखी है। 2.5 लाख का स्तर आज एक बार बाजार को देखने को मिला। $81 प्रति आउंस के लेवल्स हमने यहां पर बनते हुए देखे, लेकिन हायर लेवल्स पे फिर कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। इंटरेस्टिंगली ये सारी की सारी जो मूवमेंट है हमने एशियन मार्केट्स में ही आते हुए देखी। अब चांदी के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। एक तो ये कि स्पेकुलेटिव बाइंग, ETF बाइंग यहाँ पर जोरदार है। एज ऑफ नाउ यहाँ पर चांदी में मुश्किल से कोई शॉर्ट है, सब के सब यहाँ पर लॉन्ग है। हर डिप पे लोग खरीदारी करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर चाइना की तरफ से आ रही है। अब आपको यह याद दिला दे कि 50 से 60% जो प्रोसेस चांदी एक्सपोर्ट होती है वो चाइना से होती है, और अगर चाइना 1 जनवरी से यहाँ पर एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला है तो उसके पहले मार्केट्स थोड़ा सा जिटरी हैं और इस चीज को प्राइस इन करना चाहते हैं। तीसरी बात ऑफ कोर्स यहाँ पर लेकर आगे जाकर क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में जो चांदी को जगह मिली है यूएस में, वो एक बड़ी चीज है जिसका पूरा फायदा यहाँ पर चांदी ने उठाया है। लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, अगर दिसंबर के महीने की बात की जाए तो हमने $56 से शुरुआत की थी, आज हम $80 पे हैं। यानी कि जो $25-28 की तेजी चांदी में देखने को मिली है वो सिर्फ इसी महीने में आई है। तो थोड़ा सा बबल अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और मार्केट्स ये मानते हैं कि अभी भी चांदी आगे जाकर 90, 92, $100 प्रति आउंस आपको फर्स्ट क्वार्टर में दिखा देगी, लेकिन उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली के लिए यहाँ पर तैयार रहे। वहीं दूसरी तरफ चांदी ने तो निवेशकों की चांदी करवाई है। जी हां, सोने समेत दूसरे मेटल्स ने भी इस साल रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई बनाया है। मेटल्स के लिए कैसे रहा है 2025, बता रही है मनीषा गुप्ता। यहाँ पर 4 कमोडिटीज ने ऑल टाइम हाईज बनाए हैं और बेसिकली बाकी के एसेट क्लासेस को बहुत बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म भी किया है। चांदी ऑल टाइम हाईज पे, सोने ने ऑल टाइम हाई बनाया, प्लैटिनम ने ऑल टाइम हाई बनाया और कॉपर ने भी यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाया। 2-3 चीजें तो सब में यहाँ पर समान ही है। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, दूसरा जिस तरह से ग्लोबल डेट की हम बात कर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स में जोरदार गिरावट देखने को मिली, तो वो पैसा हमने टैंजिबल कमोडिटीज में आता हुआ देखा। तीसरी बात, रेट कट की जो एक्सपेक्टेशंस है आगे जाते हुए, उसका भी पूरा फायदा हमने यहाँ पर इन मेटल्स में बनता हुआ देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आगे जाते हुए बाजार को लगता है कि एक डेफिसिट वाली स्थिति यहाँ पर चांदी और कॉपर में लगातार बनी रह सकती है। चांदी के लिए ये साल 5वां ऐसा था जब डेफिसिट है, अगले 2 साल डेफिसिट में रहने की उम्मीद है। प्लैटिनम के लिए ये 3रा साल डेफिसिट का था, अगला साल भी डेफिसिट दिखा सकता है।
कॉपर का भी यही हाल है, ये साल डेफिसिट का था, अगले साल और गिरावट देखने को मिल सकती है इन्वेंट्रीज में, स्टॉक्स में, क्योंकि ज्यादातर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में कोई नया निवेश नहीं आया। इसी साल में अच्छे खासे प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो आगे जाकर अब निवेश आने की उम्मीद है, लेकिन तब तक प्राइसेस और यहाँ पर चढ़ सकते हैं। ज्यादातर ये सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो ग्रीन एनर्जी में यूज होने वाले हैं, तो क्लियरली जो कंपनीज हैं वो डायरेक्टली इन्हें खरीदने की उसमें भी हैं। और जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो चाइना और यूएस हैं। यूएस लगातार यहाँ पर टैरिफ्स लगा रहा है, क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में इन मेटल्स को डाल रहा है, तो वहां से हमने सपोर्ट आता हुआ देखा, और यूएस बहुत बड़ी मात्रा में इनको स्टॉक भी कर रहा है। चाइना दूसरी तरफ यहाँ पर काफी सारे मेटल्स में कैपेसिटी कम करने की फिराक में है और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने की फिराक में है। तो जब दो बड़े देश जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं इन मेटल्स में वो इस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं, तो उसका फायदा हमने यहाँ पर इन सभी मेटल्स में आता हुआ देखा है। वेल, माना यह जा रहा है कि आगे जाकर सोना आपको $5,000 प्रति आउंस दिखा देगा, चांदी आपको शायद $90 अनाउंस दिखा देगी, सोना $12,200 पर टन ऑलरेडी छू चुका है, यहाँ पर $13,500 टन आने की उम्मीद है। और प्लैटिनम जहां पर 160% की तेजी हम देख चुके हैं, और ये सबसे बेहतरीन साल है प्लैटिनम के लिए, अगला साल यहाँ पर आपको और हायर हाइज दिखा सेगा। तो क्लियरली 2025 में जो एक बहुत बड़ी वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ मूव आते हुए नजर आए हैं, 2026 उस पर बिल्ड ऑन कर सकता है। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दबाव रहा है, सेंसेक्स निफ्टी भी गिरावट के साथ बंद हुए। कैसे रहा मार्केट का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, बाजार की इस टाइम पे बात करी जाए तो बाजार ऑलरेडी अपनी जो छुट्टियों वाला मूड है उसमें जा चुका है। वॉल्यूम्स काफी कम हमें बाजार में देखने को मिले, और वही नतीजा हमें आज इंडिसेस में भी देखने को मिला। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, वही मिड कैप और सेंसेक्स में करीब करीब 0.5% की कमजोरी आती हुई दिखाई दी है। अगर सेक्टर वाइज भी बात करी जाए तो यहाँ पे भी कोई बड़ा एक्शन हमें आज के सत्र में होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। मेजॉरिटी ऑफ जितने भी आज सेक्टोरल पॉकेट्स थे आज इन रेड ही आपको कारोबार करते हुए नजर आए हैं। केवल इकलौता मेटल शेयर ऐसा था जहां पे हमें अर्ली ट्रेड में तेजी जो है वो बनती हुई दिखाई दी, लेकिन आखिरी तक आते आते वहां पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि मेटल और गोल्ड के प्राइस में आज हमें एक रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा। देखिए, जैसे कि मैंने बात करी मेटल पैक की, तो वहीं से टाटा स्टील में आज करीबन 2% की तेजी थी, कंज्यूमर में भी करीब करीब 0.25%, एशियन पेंट्स फ्लैट क्लोजिंग 1% की तेजी, और ग्रासिम इंडस्ट्री यहाँ पे भी करीबन 1% की तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक और ट्रेंट में भी एक फ्लैट क्लोजिंग टू नेगेटिव साइड में देखने को मिला है। मिड कैप की बात कर ली जाए, अगर केवल 3 ही ऐसे शेयर है जो इन ग्रीन आपको बंद होते हुए दिखाई दिए है। एनएलसी इंडिया करीबन 2.5% का इजाफा, हुडको में करीबन 2.5% और सुंदरम फाइनेंस भी 2.25% की तेजी के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो आरवीएनएल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान जिंक और एनएमडीसी यहाँ पे करीबन 2 से 3% की कमजोरी दिखाते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस टाइम पे ओवरऑल बाजार का मूड माहौल देखा जाए तो बाजार इतने ज्यादा एक्टिवली परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ लोग इस टाइम पे वेकेशन में अपने गए हुए हैं, छुट्टियों का माहौल बना हुआ है, और वैसा ही रिएक्शन बाजार की तरफ से भी आया है। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार की फ्लैट क्लोजिंग। अब आपको बता दें, कोफोर्ज ने आईटी सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण किया है। यूएस की एआई कंपनी एनकोरा को 17,000 करोड़ रुपए में खरीदेगी। डील की पूरी डिटेल समझने के लिए चलते हैं यतिन मोहता के पास। यतिन जी, बताइए क्या है पूरी खबर। देखिए, अगर हम कोफोर्ज की बात करें तो आईटी क्षेत्र में सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन यहाँ होने वाला है। और अगर हम यूएस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की बात करें तो एनकोरा का ये एक्विजिशन करने वाला है, जहाँ 100% ये लोग ये एक्विजिशन करने वाले हैं। एंटरप्राइज वैल्यू अगर हम डील की बात करें तो बहुत ही बड़ी है, 17-18 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का ये डील साइज आपको माना जा रहा है। और आईटी क्षेत्र में अभी तक के ओवरसीज एक्विजिशन में सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन, जहां एंटरप्राइज वैल्यू लगभग $2.35 बिलियन, और अगर हम बात करें तो 1815 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। और कुल मिला के एनकोरा के शेयर होल्डर्स को लगभग 9.4 करोड़ शेयर्स इशू करेगा कोफोर्ज प्रेफरेंशियल इशू के जरिए। अगर हम बात करें तो यहाँ एडवेंट और वॉबक पिंकर्स जैसे बड़े शेयर होल्डर्स शामिल हैं, जहाँ पोस्ट डील लगभग 20% कोफोर्ज का ये लोग होल्ड करेंगे। अगर हम बात करें एनकोरा की तो अभी तक का जो इनका सफर है काफ़ी शानदार रहा है। कंपनी की ग्रोथ काफ़ी सॉलिड रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेगमेंट में ये जुड़ी हुई सबसे बड़ी कंपनी नॉर्थ अमेरिका में आपको दिखाई पड़ रही है। जहां ऑब्वियसली अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो हाईटेक, हेल्थ केयर, बीएफएसआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेगमेंट में कंपनी की प्रेजेंस है और क्लाइंट बेस भी बड़ा है, जिसके कारण जो क्रॉस सेलिंग है और जो इंटीग्रेशन है कोफोर्ज के लिए काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है आगे जाके।
अगर हम बात करें तो टर्नओवर किस तरीके से है, एनकोरा की बात करें तो FY26 में एक्सपेक्टेशन ये है कि $600 मिलियन के आसपास की आय दिखेगी। और हमने कोशिश ये की है कि कंबाइंड एंटिटी का भी आपको पिक्चर बताएं। तो अगर हम बात करें कोफोर्ज की और एनकोरा की, तो दोनों का कंबाइंड एक्सपेक्टेशन FY27 में अगर हम देखें तो $2826 मिलियन के आसपास की आपको आय आती हुई नजर पड़ेगी। मार्जिन्स पॉजिटिव रहेंगे, 14% के अपवर्ड्स रह सकते हैं एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो $280 मिलियन के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी FY27 में आपको होती हुई नजर पड़ेगी। और EPS की बात करें तो ऑब्वियसली कंपनी का कहना यह है कि EPS एक्रेटिव रहेगी, जो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें कोफोर्ज में जो कमेंट्री रही है वो ये रही है कि एनकोरा लगभग 8.5 सालों में 5 गुना से ज़्यादा ग्रो हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो एक्विजिशन है इसमें कंपनी अपनी मैट बनाने वाली है और नॉर्थ अमेरिका में आगे जाके लगभग $1.5 बिलियन तक का बिजनेस आता हुआ नजर पड़ सकता है। अगर हम बात करें ओवरऑल कंपनी के कमेंट्री की, तो इनका मानना यह है कि जो कंपनी का डेट है एनकोरा का, वो आगे जाके शायद फॉरेन डोमिनेशन में वो रीफाइनेंस करा दें, उसका कॉस्ट ऑफ फंड गिर जाए, या QIP के जरिए भी ये आपको रीपे होता हुआ नजर पड़ेगा। अभी तक सारे के सारे ब्रोकरेजेस जो हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव स्टांस बनाए हुए हैं कोफोर्ज पे इस एक्विजिशन को लेके। इसी के साथ में नए साल में दिल्ली NCR पर प्रदूषण, ठंड और कोहरे का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। जी हां, दिल्ली का AQI 500 के करीब पहुंच चुका है। स्वस्थ लोगों को भी घर से बाहर निकलना जोखिम भरा काम लग रहा है। नए साल पर बूंदाबांदी की भी आशंका बताई जा रही है। दिल्ली के मौसम का जायजा लिया है संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। दिल्ली NCR में प्रदूषण, ठंड और कुहासे का ट्रिपल अटैक जारी है। जो लोग नए साल में छुट्टियां मनाने घर से बाहर निकल पड़े हैं, उनके लिए गंभीर चेतावनी ये है कि यहाँ का प्रदूषण स्तर यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 500 के करीब पहुंच चुका है, जो कि खतरनाक स्तर को भी एक तरह से कहें बीट कर चुका है। और ऐसे मौके पर जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनकी सांसों पर संकट बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इंडिया गेट पर आए हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप दिल्ली के हैं, बाहर के हैं? हम बाहर से आए हैं, हम पुणे से आए हैं। आपको आइडिया था कि दिल्ली जो राजधानी है उसका प्रदूषण स्तर इतना खराब हो चुका है? थोड़े बहुत तो आइडिया थी, लेकिन इतना पॉल्यूशन रहेगा वो उतनी हमें आइडिया नहीं थी। लेकिन बहुत ही सुबह से आ रहे देख रहे, बहुत ही घोरा एकदम फॉग जैसा, स्मोक जैसा लग रहा है। सोचा कि आए घूमते तो दिखाते इंडिया में अपना क्या क्या है। बच्चों को छुट्टियों के दिन चल रहे तो घुमाने के लिए निकले, पर देखते एक तो आने में भी इतना दिक्कत हुई, फॉग की वजह से सारा ट्रेन फ्लाइट सब कैंसिल, इधर आके भी यही दिक्कत हो रहा है। सुन सकते हैं यहाँ पर एक तो फ्लाइट की भी दिक्कत है, फ्लाइट लेट चल रही है, डिले चल रही है, कैंसिल हो रही हैं, ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। ऊपर से जो दिल्ली वालों के लिए आगे जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से अगले 3 दिन उनकी सांसों पर संकट बना रहेगा, क्योंकि इसी तरह से जो प्रदूषण और धूल और धुएं की वजह से जो स्मॉग बन जाता है उसका संकट बना रहेगा। आप एयरपोर्ट के लाउंज में तो गए होंगे, लेकिन कुछ इस तरह की सुविधा वाली लाउंज अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर भी शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने वहां जाकर कैसी है ये फैसिलिटी उसका जायजा लिया। अगर आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर जल्दी आ गए हैं या तो आपकी ट्रेन लेट है, तो सिर्फ 20 रुपये चुकाकर आप AC लॉन्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ बैठने की अच्छी सुविधा भी है। अगर आपको नहाना है तो अंदर गर्म पानी की सुविधा है। छोटे बच्चे के साथ अगर आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ बेबी केयर की भी सुविधा है। और अगर आपको अच्छी तरीके से खाना है तो यहाँ डाइनिंग एरिया भी किया गया है। आइए कुछ जो पैसेंजर है इस लॉन्ज का जो अभी यूज कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। आपको ये कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छी सुविधाएं दी है, बहुत ही कम चार्जेस में। AC वगैरह भी है, सीटिंग भी बहुत अच्छा है और हम आशा करेंगे कि रेलवे वाले सारे स्टेशन पे ऐसा करें। बिल्कुल, तो अब प्रीमियम ट्रेन में लोग जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे वंदे भारत हो या शताब्दी हो, राजधानी भी हो सकती है। तो पैसेंजर पैसे देने के लिए तैयार है, बशर्ते इस तरह की अगर सुविधा देते हैं तो आगे भी इसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और इंडियन रेलवे भी आगे जाकर प्रगति कर सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच फ्लोरिडा के मार-ए-लोगो में हुई अहम बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने और शांति समझौते की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा हुई है। ट्रंप ने कहा है कि युद्ध खत्म करने की बातचीत आखिरी दौर में है, हालांकि इसके लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है और अभी काफी काम बाकी है।
इस मुलाकात में जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और युद्ध समाप्ति के उपायों को लेकर 20 पॉइंट की शांति योजना पर भी बात की। बैठक के बाद संकेत मिले हैं कि ट्रंप आगे भी पुतिन और यूरोपियन नेताओं से बातचीत कर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने और शांति समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिशें तेज करेंगे। Well, thank you very much. We had a terrific meeting. We discussed a lot of things. As you know, I had an excellent phone call with President Putin that lasted for over 2 hours. We discussed a lot of points, and I do think we're getting a lot closer, maybe very close. But if things don't happen, they keep fighting, and they keep dying. And we don't want that to happen. He doesn't want it to happen. President Putin doesn't want it to happen either. आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।